हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शकील अहमद और साथियों, पिछले कुछ समय से हमने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक सीरीज चलाई हुई है। वह है पीवाईक्यूज डिस्कशन की सीरीज। पीवाईक्यू डिस्कशन, आप लोगों को पता है कि अगर हम यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का। और उसी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए और ज्यादा बेटर बनाने के लिए इस पीवाईक्यू के एनालिसिस को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमने आपके लिए यह सीरीज शुरू की है। हमारे अनअकैडमी के इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकदम नए लर्नर्स के लिए, न्यू बिगिनर्स के लिए यह एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। और उसी बेसिक प्रिपरेशन का पार्ट है हमारा पीवाईक्यूज डिस्कशन। मेरा नाम शकील अहमद है, आप लोग जानते हैं। और अभी तक हमने 2015 से 2017 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी 15, 16 और 17 3 सालों के क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए। हमारा इरादा है 2025 तक के पेपर को डिस्कस करेंगे और जैसे ही 26 का पेपर हो जाएगा तो 26 का पेपर भी हम यहाँ पर इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ये जो पीवाईक्यू डिस्कशन की सीरीज है दोस्तों, ये केवल क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, ये आपको इंसाइट्स देंगे कि हमें किस तरह से हमारी तैयारी को बेटर बनाना है। आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप जब सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपको ये आइडिया देगा कि आपकी तैयारी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हमारे कौन से सिलेबस के, कौन से सब्जेक्ट के, वे कौन से टॉपिक है जहां से प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पर और ज्यादा ध्यान दे पाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे इस सेशन में। केवल यह एक क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कशन करने का सेशन नहीं होता है, बल्कि आपको आपकी तैयारी को लेकर बहुत सारे इंसाइट भी मिलते हैं इसमें। तो चलिए आज शुरू करेंगे। आपको ये पता है हमारा ये तरीका है कि जो भी पेपर हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, चलिए इसको ठीक करते हैं, 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पेपर को हम 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हम 2018 के पेपर की जो ए सीरीज का जो पेपर है उसके फर्स्ट 1 से 20 क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस पर बात करेंगे कि ये करंट अफेयर से था, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ये एक रैंडम टॉपिक उठाया गया है। जो फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन से होगा, जिसपे मैं हमेशा जोर देता हूं आपकी तैयारी में, अगर आपका फंडामेंटल पार्ट तैयार नहीं है तो आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो दोस्तों, आपका प्रीलिम्स क्लियर होना मुश्किल है ना। तो फंडामेंटल पार्ट, बेसिक पार्ट, या जिसे आप स्टैटिक पोर्शन कहते हो, वो आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो उन पर हमारा ज्यादा फोकस होता है इन सेशंस के दौरान। करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं कि इस तरह की चीजें अगर करंट में रही हैं चर्चा में तो आपको उन्हें तैयार रखना चाहिए, लेकिन उनका फंडामेंटल आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आई। अनअकैडमी के स्पेशल क्लास प्रोग्राम में, जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेज होती है आपकी, स्पेशल क्लासेज, ये फ्री क्लासेज होती है। जिस तरह से आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं उसी तरह से फ्री क्लासेज ये होती है ना, स्पेशल, उसी तरह से फ्री क्लासेस वहां पर होती है। तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वहां पर आपको हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों, हिस्ट्री को लेकर वहां पर मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज करवाए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 25 सेशन हमने लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 25 सेशन लिए हैं और इन 25 सेशन में हमने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम, आप मान के चलिए, अगर आप मानेंगे तो कम से कम हमने 800 से 1000 एमसीक्यूज वहां पर डिस्कस किए हैं। और मेरा यकीन मानिए, पीवाईक्यू के अलावा ये डिस्कशन
आपको इतना ज्यादा फायदा देंगे। फिलहाल हम मिडाइवल हिस्ट्री कर रहे हैं ना, मिडिवल हिस्ट्री वहां पर कवर कर रहे हैं दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बात दरअसल इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी की चर्चा हुई है और स्वतंत्र पार्टी को लेकर भी मैंने वहां पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मुझे लगा ये सही समय है आप लोगों को उसके बारे में अवेयर करने का। तो अगर 26 का एग्जाम देना है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फ्री क्लास होती है दोस्तों स्पेशल क्लास सेक्शन में, बस मेरा नाम सर्च कीजिए शकील अहमद, मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, उसमें जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मतलब में 2x स्पीड में अगर देख लेंगे तो कम टाइम में ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी कहीं लेग कर रही है तो यकीन मानिए ये सारे सेशंस आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले। चलिए हमारे क्वेश्चन पे बात करें, पहले इसको इरेज कर दें, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। देखिए चूंकि मुझे ये सारी बातें याद आई स्वतंत्र पार्टी से ही, तो मैं आपको बताऊं पहला हमारा चुनाव हुआ था जब हम 1947 में अगस्त में आजाद हुए। उसके बाद हमारी जो संविधान सभा थी, वही संविधान सभा दो तरह से काम कर रही थी। एक तो वो काम कर रही थी, सॉरी दोस्तों ये लोग यहाँ पर लिखते हैं, है ना, 1947 में जब हम आजाद हुए तो इससे पहले कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हो चुका था, है ना। हम पढ़ते हैं 389 सदस्यों के बारे में, जिसमें से देशी रियासतों के, ब्रिटिश प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों की सीटों को बांटा गया था, है ना। ये चुनाव हुए थे, कांग्रेस को इसमें भी बहुमत मिला था। तो 1947 में यहां पर जब चुनाव हुए, 1946 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद उसके प्रावधानों के अनुसार हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। फिर 1947 अगस्त में हम लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो हमारी जो संविधान सभा थी, क्योंकि फौरन चुनाव कराना इतना आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि 565 के करीब देशी रियासतें थी, उनको भारत में शामिल करना था। भारत में कश्मीर वाले रीजन में पाकिस्तान का अटैक हो चुका था, उसको भी ठीक करना था। नया नया देश स्वतंत्र हुआ था, तो बहुत सारी समस्याएं थी। उधर आप देखते हैं नोआखली, पश्चिम बंगाल और पंजाब वाले रीजन में बड़े लेवल पर दंगे हो रहे थे। गांधी जी वहां पर थे ताकि उस रक्तपात को कहीं ना कहीं रोका जा सके, है ना। तो बहुत सारी परेशानियां थी, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि फौरन ही चुनाव करा लें। चुनाव कराने के लिए संविधान सभा क्या कर रही थी कि हम पहले एक संविधान को अपनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे देश को चलाएंगे। तो संविधान सभा दो तरह से काम करती थी। एक तो वो जो जब संविधान बनाने के रूप में संविधान सभा के रूप में काम करती थी, उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और इसी समय जब उनको कानूनों को लेकर कुछ चर्चा करनी होती थी, विधायिका के रूप में काम करना होता था, तो हमारी संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में भी काम करती थी। और इसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। ये इसके अध्यक्ष होते थे जब संसद के रूप में काम करती थी। जब हमने 1950 में 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरह से अपना लिया, उसके बाद में 1952 में हमारे भारत में पहले चुनाव होते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले जो चुनाव हुए, लोकसभा के जो प्रथम चुनाव हुए, उसमें विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे आजाद भारत के जो सबसे पहले, या ये कहें कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे C राजगोपालाचारी, है ना, C राजगोपालाचारी। और इन राजगोपालाचारी ने ही, राजा जी इन्हें कहते थे, राजगोपालाचारी ने ही 1959 में जो कांग्रेस के शासन में कहीं ना कहीं लाइसेंस राज था ना, कहीं ना कहीं लाइसेंस राज की सरकार चल रही थी। हर चीज के लिए, हर उद्यम के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इसके विरोध में राजगोपालाचारी ने मीनू मसानी और NG रंगा महाराष्ट्र के नेता थे दोस्तों, किसान नेता, NG रंगा के साथ मिलकर 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। तो इसका गठन ही 1959 में हुआ, तो पहली लोकसभा में यह सबसे बड़ा राजनीतिक दल कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ये गलत था दोस्तों, ठीक है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। जिस तरह से सरकार का बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से विपक्ष का एक नेता प्रतिपक्ष की अवधारणा लाई गई थी, ताकि वो विपक्ष की बात सबके सामने रख सके। उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री लेवल का दर्जा दिया जाता है। तो ये अवधारणा, ये परंपरा 1969 में भारतीय संसद में लेकर आई गई थी। ये बात एकदम ठीक है। तो दूसरा ठीक है, पहला गलत है। अब अगर हम हटाएं तो पहला हटा दिया, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। दो ऑप्शन आपके हट गए। अब आपको देखना है तीसरा सही है या नहीं, है ना। चलिए, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। आपको पता होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष उस दल के नेता को बनाया जाता है जिसको कम से कम 10% सीटें मिली हो। अगर 10% से कम सीटें तो फिर नेता प्रतिपक्ष उसको नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो 10% की अगर बात करें, संसद की कुल सीटें आप माने 550, तो इसका 10% 55 सीटें। तो यानी अगर किसी दल की 55 सीटें होंगी तो उसमें क्या होगा, उसके किसी सदस्य को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जा सकती है। तो यहां पर ये जो 75 का आंकड़ा दिया हुआ है ये गलत है दोस्तों। तो तीसरा भी आपका गलत है। पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। आपको दूसरा सही पूछा है तो बी हमारा सही उत्तर होना चाहिए। इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब आप स्टेटमेंट्स को रॉन्ग और राइट के बाद में डिसीजन ले चुके होते हैं तो फिर ये जरूर चेक कीजिए कि सही पूछा है या गलत पूछा है। अगर गलत पूछा होता तो 1 और 3 हमारा उत्तर होता, लेकिन सही पूछा है तो 2 हमारा सही उत्तर है, यानी बी आपका सही उत्तर है। गेट इट दोस्तों। चलिए आगे चलिए। कथन एक सही नहीं है। 489 सीटें थी, 364 सीटें जीती कांग्रेस ने और अन्य प्रतिद्वंदियों से काफी आगे रही। सेकंड, दूसरे स्थान पर रही थी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे केवल 16 सीटें मिली थी, केवल 16 सीटें। ठीक है, तो दूसरे नंबर वाली पार्टी को कितनी, केवल 16 सीटें। 1969 में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार मान्यता दी गई। इसे वैधानिक मान्यता 1977 में, यानी कानून बना दिया गया एक तरह से इसको लेकर। ये ठीक है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से, वो 10% वाला नियम याद रखो दोस्तों, यानी करीब करीब 55 सदस्य अगर किसी पार्टी के हैं तो उसमें उसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जा सकता है, उस पार्टी के किसी एक सांसद को, सदस्य को। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनवायरमेंट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, पानी कम होता है, तो वहां पर जो वनस्पति होंगी वह अपने आप को किस तरह से रूपांतरित करती है ताकि उनके पास जो थोड़ा बहुत जल है वो बचा रह जाए। क्या वह कठोर एवं मोमी पर्ण के रूप में, कठोर और मोमी क्या कहते हैं, पत्ती के रूप में डेवलप होती है? बिल्कुल होती है। आप देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां होती है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं एलोवेरा का जो पौधा है, उसकी एलोवेरा का जो पेड़ होता है, पेड़ क्या होता है, वो उसकी टहनियां जिस तरह की होती है, पत्तियां होती है, वो कितनी गूदेदार और मोमी होती है। क्यों? ताकि वो उसमें अपने जल को संग्रहित बचाकर रखने की कोशिश करती हैं। प्लस उनमें कांटे भी देखने को मिलते हैं ना। वनस्पति ये क्षेत्र जो मरुस्थल में होते हैं वहां पर आपको बड़े बड़े कांटे देखने को मिलते हैं। कांटे क्यों? ये पत्तियां कांटों की तरह डेवलप हो जाती है ताकि इनका क्षेत्रफल छोटा रहे और ये ज्यादा से ज्यादा अपने पानी को बचा कर रख सके। और पत्तियां अपेक्षाकृत छोटी भी होती है। कठोर और मोमी पर्ण होंगी, पर्ण मतलब पत्तियां, लघु पर्ण यानी छोटी पत्तियां होंगी, और कई जगह पर पर्ण की जगह आपको कांटे भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें ठीक है। आप राजस्थान वाले रीजन में या किसी भी मरुस्थल में जब वनस्पति को देखेंगे राजस्थान मरुस्थल को देखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वहां पर वनस्पतियों में छोटी पत्तियां आपको देखने को मिलेगी। क्या लिख रहा हूं मैं, छोटी पत्तियां आपको देखने को मिलेगी। पत्तियों के साथ साथ आपको कांटे देखने को मिलेंगे, है ना। और कई बार गूदेदार और मोटी पत्तियां या तना उनका देखने को मिलेगा ताकि वो अपने अंदर पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रख सके। तो डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 1, 2 और 3 सभी बातें ठीक है।
चलिए इसके थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इनको क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स एडेप्टेशन कहते हैं, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है उसे ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। कुछ पादप वर्ष भर अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए मरुस्थलों में उगने वाले पादपों को सेमोफाइट्स कहते हैं, शेल पर चट्टानों पर उगने वाले पादपों को लिथोफाइट्स कहते हैं, और 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पादपों को अल्पाइन कहते हैं। अल्पाइन जो थोड़े ठंडे प्रदेशों में बहुत छोटे स्तर की वनस्पतियां होती है ना। शुष्क और उष्ण जलवायु के लिए अनुकूलित पादपों को मरुद्भिद कहा जाता है। ऐसे पादप जो शुष्क सूखी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हो, है ना, उन्हें मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। इसके उदाहरणों में संपूर्ण युक्का पादप वंश, बबूल, मेस्काइट वृक्ष आदि शामिल है। मरुद्भिद पादप अपनी अधिकांश ऊर्जा का उपयोग जल प्राप्त करने के प्रयास और उसके संरक्षण में करते हैं। जल संरक्षण के लिए रूपांतरण क्या करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। पत्तियां कम होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, या केवल कांटों के रूप में देखने को मिलेगी। पर्णवृंत पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटा तना आपको देखने को मिलेगा। शाखाएं बहुत ज्यादा नहीं होगी, छितरी छितरी शाखाएं होंगी, थोड़ी बहुत विरल शाखाएं जिन्हें आप कहोगे। सघनता नहीं होती इन वृक्षों में। कुछ मामलों में तना चपटा हो जाता है तथा वह पत्ती जैसे हरे व प्रकाश संश्लेषण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही पत्ते व तने मोटे और मांसल और गूदेदार हो जाते हैं। गूदेदार क्यों हो जाते हैं, वो अपने आप को इतना मोटा बना लेते हैं ताकि सूरज की एनर्जी उसके अंदर पेनिट्रेट करके उनके जल को सुखा ना दे। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह से वो गूदेदार हो जाते हैं। जल संचय हेतु रूपांतरण कैसे करते हैं, जल को बचाने के लिए किस तरह के रूपांतरण वो करते हैं, अपने आप को कैसे एडेप्ट करते हैं। वो पत्तियां व तने मोटे होते हैं, मांसल होते हैं और गूदेदार हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने जल को बचाए रखते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि की रोकथाम। अब इतनी ज्यादा धूप होगी तो वाष्पोत्सर्जन तो होगा, अगर पानी होगा तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अंतर कोशीय अंतराल को कम करते हैं। उनकी जो कोशिकाओं के बीच का अंतराल होता है उनको कम करते हैं। नजदीक नजदीक कोशिकाएं आपको मिलेगी अपेक्षाकृत। स्पंजी मृदुतक या खंभ मृदुतक की उपस्थिति होती है। निचली सतह पर रंध्र या रंध्र गर्त में धसे होते हैं। निचले सतह के जो रंध्र होते हैं वो नीचे गड्ढे में कहीं ना कहीं धसे होते हैं। कांटेनुमा पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं, है ना। पत्ती की सतह पर मोटी क्यूटिकल भी आपको देखने को मिलती है। और उष्णता अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं घने रोमों से ढकी पत्तियां। पत्तियों के ऊपर रोम, है ना, स्ट्रक्चर होता है रेशे जैसा, ताकि वो पत्तियों को ढक ले और बहुत ज्यादा गर्मी उनको ना लगे। पत्ती की सतह चमकदार और अरोमिल होती है, और जो सतह होती है पत्ती की वह चमकदार। चमकदार क्यों, एल्बिडो बढ़ जाता है दोस्तों। सूरज का रिफ्लेक्शन आता है, चमकदार सतह होगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। सूरज की एनर्जी आती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि सतह चमकदार है। जितनी ज्यादा चमकदार सतह होती है सूरज की एनर्जी उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट हो जाएगी एनर्जी तो अंदर पेनिट्रेट कम हो पाएगी, अंदर पेनिट्रेट कम हो पाएगी तो जल बचा रहेगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह की चमकदार सतह उनकी होती है। दिन के समय पत्ती का फलक झुका रहता है। पत्ती डायरेक्ट सूरज के अकॉर्डिंग नहीं होती, सूरज के अपोजिट अपना फेस करके रखती है। तो ये सारी मैकेनिज्म है, ये वनस्पतियां अपनाती है किसी तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए। फिर जल अवशोषण का कुशल तंत्र कैसे होता है, लंबी और प्रचुर शाखित जड़ें होती है। जड़ें बहुत लंबी डीप में होती हैं। क्यों, क्योंकि पानी की तलाश में बहुत डीप में जमीन में चली जाती हैं। घने मूल रोम होते हैं। जड़ों के जो रोम होते हैं बहुत घने होते हैं। जितनी शाखाएं घनी नहीं होती उतने उससे ज्यादा घनी जड़ें होती है, क्योंकि उन्हें पानी की तलाश रहती है। और सुविकसित जाइलम पौधे का वो पार्ट होता है जो पानी को आप तक पहुंचाता है। आप तक इन द सेंस पौधों तक पहुंचाता है ना, पानी को। तो जाइलम भी इनके अंदर सुविकसित होता है ताकि वो कम पानी को भी ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो डी आपका उत्तर सभी हो गया। ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, इसलिए मैंने इतना टाइम इस पे लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इकोनॉमी में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। इससे हमें यह ध्यान रखना है
कि भारत सरकार की कोई संस्था, जैसे एनएसएसओ है, जिसे आप एनएसओ भी अब कहते हैं, भारत सरकार की कोई संस्था अगर भारत की इकोनॉमी को लेकर कुछ आंकड़े जारी करे, तो वो आपके लिए ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रीशियस हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एनएसएसओ है और इसने 70th राउंड 70वां चक्र किया एक सर्वेक्षण का, उसका नाम है कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण। यानी भारत में जो किसान परिवार हैं उनकी स्थितियों का आकलन करने वाला एक सर्वे किया गया एनएसएसओ के द्वारा, और उस सर्वे के कुछ आंकड़े इन्होंने रिलीज किए। उन आंकड़ों के संदर्भ में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट है और इसके बारे में आपको पता करना है। ये कह रहा है कि राजस्थान, अब देखिए ये 2018 का पेपर है, मैंने आपको शुरू में बताया। अब 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन है, जो आंकड़े हैं, वो 2018 के आंकड़े हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब 2026 में आपको इन आंकड़ों के बारे में अवेयरनेस होना शायद मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप 2010 के आंकड़े 26 में याद करके बैठे हो। नहीं, आप लेटेस्ट आंकड़े याद रखो। तो इस क्वेश्चन को आप अपने लिए एक मॉडल क्वेश्चन के रूप में रखो कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अगर भारत सरकार की कोई संस्था भारत के समाज या भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ आंकड़े, कुछ डाटा रिलीज करती है, तो वो आपके नोट्स में शामिल होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे, ये कह रहा है कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये कह रहा है राजस्थान में जो ग्रामीण परिवार है उनमें सबसे ज्यादा परिवार कृषि करने वाले परिवार हैं। ये बात ठीक है ना। अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आंकड़े वहां पर देख लेंगे, लेकिन आपको उन्हें रटना नहीं है, आपको करंट आंकड़ों के बारे में अवेयर रहना है कि करंट में क्या है। देश में कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक ओबीसी परिवार है। यानी देश में जितने भी किसान परिवार है उनमें से 60% से ज्यादा ओबीसी वर्ग के हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। करीब करीब 40 से 45% आपको ओबीसी मिलते हैं, है ना। फिर कुछ आपको एससी परिवार भी मिलते हैं, कुछ एसटी परिवार भी मिलते हैं। तो इनको मिलाकर लगभग 60% आपके होते हैं। केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की। केरल में कृषि करने वाले 60% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कृषि से जितनी आय हुई उससे ज्यादा इनकम गैर कृषि कार्यों के माध्यम से प्राप्त की। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक था, दूसरा गलत था। 1 और 3 इसका सही उत्तर है। यहां पर मैं आपको बहुत कुछ समझाऊं इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 2018 के से पहले के ये आंकड़े हैं। हमें बस इसको एक मॉडल क्वेश्चन के रूप में लेकर आगे बढ़ जाना है। आइए इसको अगर समझे। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत 78% था। उसने 60% से ज्यादा बताया था, तो बिल्कुल ज्यादा है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश था। केरल के ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों की हिस्सेदारी सबसे कम थी, 27%। इसके बाद तमिलनाडु में 34 और आंध्र प्रदेश में 41% अन्य दक्षिणी राज्यों का स्थान है। यानी आप देख रहे हैं, आप इससे यह निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि उत्तर भारत में कृषि परिवार ज्यादा हैं और दक्षिण भारत में कृषि परिवारों की संख्या कम है। दक्षिणी भारत में कृषि परिवारों की संख्या कम है ना। जहां पर राजस्थान में 78%, ऑलमोस्ट 85%, यानी हर 5 में से 4 परिवार खेती करने वाले हैं। वहीं पर अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो हर 5 में से या हर 10 में से केवल 2 से 3 परिवार खेती करते हैं, समझ रहे हैं। और उत्तर भारत में 10 में से 8 परिवार। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। इस तरह का निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। जुलाई 2012 से जून 2013 के संदर्भ अवधि के दौरान देश में कुल कृषि कुटुंबों में लगभग 45% ओबीसी के, 16% एससी के और 13% एसटी से थे।
ठीक है, तो वहां पर 60% से ज्यादा बता रहा था कि ओबीसी के हैं, वो गलत है। केरल को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में अधिकांश कुटुंबों के लिए कृषि गतिविधियों को आय के प्रमुख स्रोत के रूप में दर्ज किया गया है। केरल में 61% कृषि कुटुंबों ने कृषि गतिविधियों की तुलना में अन्य स्रोतों से अधिक आय अर्जित की थी, है ना। तो ये बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी जिसे आप कहते हैं, किस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है? यानी एनजीटी की बात कर रहा है और सीपीसीबी की बात कर रहा है ना, सीपीसीबी की। तो ये कह रहा है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया था। बिल्कुल सर, 2010 में एनजीटी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथॉरिटी एक्ट करके लाया गया था एनजीटी के गठन के लिए, तो एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। जबकि सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। यहां पर गड़बड़ कर दी यार इसने, यहां पर गड़बड़ कर दी, क्योंकि सीपीसीबी का गठन भी दोस्तों 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यानी इसके लिए भी आपने एक एक्ट बनाया था, और जिस संस्था के गठन के लिए कोई एक्ट बनता है उस संस्था को हम कहते हैं सांविधिक संस्था। सांविधिक संस्था, या कहीं कहीं आपको नाम मिलता है वैधानिक संस्था, लेकिन सबसे ऑथेंटिक नाम दोस्तों सांविधिक होता है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, संवैधानिक और सांविधिक दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, संवैधानिक को कई बार सांविधानिक लिखा जाता है, ये भी ठीक है। तो कभी भी संवैधानिक और सांविधिक इनमें कंफ्यूज मत होना। संवैधानिक या सांविधानिक वे संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किसी अनुच्छेद में किया गया हो। ठीक है, और सांविधिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका गठन हमारी संसद के द्वारा कोई अधिनियम पारित करने के बाद में किया गया हो। समझ गए बात को? बात समझ में आ गई? तो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि एनजीटी का गठन तो 2010 में एक अधिनियम द्वारा किया गया था, लेकिन सीपीसीबी का गठन भी 1974 में एक अधिनियम जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो ये सरकार के कार्यपालक आदेश के अंतर्गत नहीं किया गया था। समझ गए? एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। एनजीटी का क्या काम है? एनजीटी पर्यावरण के मामलों से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी वाद विवाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाते थे जनरली, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भार, उनका बर्डन कम करने के लिए, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके पास एनवायरमेंटल स्पेशलिटी हो ये जरूरी थोड़ी है ना। तो उनको कहीं ना कहीं उसको मामलों को निपटाने में टाइम भी लगता था, और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने बर्डन हैं, ऑलरेडी इतने मुकदमे हैं। तो उन बर्डन को कम करने के लिए 2010 में एनजीटी लाया गया था, जिसमें न्यायाधीश तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके सहायता से, है ना, समझा जाता है, उस मुद्दे की सीरियसनेस को समझा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या दिया जाता है? वर्डिक्ट दिया जाता है। तो एनजीटी बिल्कुल पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो देखो दोस्तों, सीपीसीबी का गठन तो 1974 के जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो हमें समझ में आ रहा है कि झरनों और कुओं की सफाई, इसका मतलब वहां पर प्रदूषण को दूर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन 1981 में वायु प्रदूषण के ऊपर भी एक अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के अंदर सीपीसीबी को और ज्यादा शक्तियां दी गई। तो आप देखोगे कि भारत में
पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है वह आपकी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ही है ना। तो ये दोनों बातें एनजीटी के बारे में भी और सीपीसीबी के बारे में ये बातें ठीक है, लेकिन पहला गलत हो गया जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि क्यों गलत हुआ। तो पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, तो बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। आई होप आपको मजा आ रहा है ये क्वेश्चंस करने में, आई होप, है ना। चलिए अगला देखते हैं। सारी बातें मैंने आपको बता दी, इसको पढ़ लेंगे आपके नयन चक्षु सारे खुल जाएंगे। बाकी बताने की बातें मैंने सारी आपको बता दी, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसीलिए लेकर आया हूं, इन केस जब आपको ये चीजें मिले तो आप क्या करें, पढ़ें इनको और पढ़कर अपने नोट्स को अपडेट कर लें अगर आपके नोट्स में ये चीजें नहीं है तो, ठीक है। इसलिए इतनी रखिए। ये मिलेंगी कहां पर सर, देखिए 2018 का फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। टोटल आपके 5 पार्ट्स होंगे और इन 5 पार्ट्स जिस दिन 5वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये 100 क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको नजर आ रही है उस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको सबसे लास्ट वाली स्लाइड में। अभी जो हम जब सेशन खत्म कर रहे होंगे, थैंक यू वाली जो स्लाइड होगी उस पर मेरा स्कैनर लगा हुआ है टेलीग्राम का, उसे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। नाम से सर्च करें तो शकील अहमद अनअकैडमी करके आप सर्च कर सकते हैं, है ना। शायद मिल जाए वहां पर, मैंने कभी सर्च किया नहीं, देखा नहीं, लेकिन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, आप जुड़कर तादाद को बढ़ा सकते हैं। चलिए ये सारी बातें आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। देखिए भाई, हमारा संविधान है, हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं और इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको है, अनुसूचियां हैं, संशोधन करने की शक्ति किसको है, वो संसद को है। यानी संसद अगर संविधान में संशोधन करके हमारी अनुसूचियों में कोई चीज जोड़ना या घटाना चाहे तो आर्टिकल 368 है हमारे पास, 368वां अनुच्छेद है, संसद को यह शक्ति देता है कि आप संविधान में क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं उसको। तो बिल्कुल भारत की संसद भारत की 9वीं सूची में किसी भी कानून को डाल सकती है, सही बात है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। यह कैसी बात है। बात एक्चुअली जब आप बात करते हैं ना 9वीं अनुसूची की, 9वीं अनुसूची, तो ये लाया तो इसीलिए गया था। देखिए जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा जो मूल संविधान था उस वक्त उसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। फिर क्या हुआ कि हमने हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भाग 3 शामिल किया। भाग 3 में एक अनुच्छेद था जो आपको संपत्ति के अधिकार की बात करता था, अनुच्छेद 31 भी था और 19वें अनुच्छेद में भी स्वतंत्रता में संपत्ति रखने के स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी, है ना, संपत्ति का अधिकार। तो अब सरकार देखो, हम नए नए आजाद हुए हैं, नेहरू गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट है, और सरकार क्या चाहेगी कि यार भारत की ये जो निर्धनता है इसको दूर किया जाए, है ना। और भारत में जो भूमि थी, जो संपत्ति थी, वह कहीं ना कहीं संकेंद्रित थी, मतलब कुछ लोगों के पास मैक्सिमम लैंड थी यहाँ पे। तो सरकार क्या करती थी, सरकार चाहती थी कि भाई हम थोड़ी भूमि लें और जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें वितरित करें, ठीक है, ये ऑप्शन था। सरकार को अगर उद्योग लगाने हैं तो सरकार को भूमि की जरूरत है, सरकार को अगर अवसंरचना का निर्माण करना है तो सरकार को किसकी जरूरत है, भूमि की जरूरत है। अब सरकार जैसे ही भूमि लेने की कोशिश करेगी
तो वो व्यक्ति कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि यार मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि हमें संपत्ति का अधिकार है और सरकार हमारी मर्जी के बिना हमारी संपत्ति नहीं छीन सकती। जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट लगा दिया स्टे। अब अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम रुक गया, है ना, उद्योग लगाने का प्रोजेक्ट रुक गया, लोगों को भूमि वितरण करने का प्रोजेक्ट रुक गया। तो डेवलपमेंट होगा कैसे? गवर्नमेंट तो परेशान हो गई कि यार ये तो बड़ी गलती हो गई। फिर हमने क्या किया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें यह प्रावधान किया गया और इसके अंतर क्या किया गया? आपने 9वीं अनुसूची को जोड़ा 9वीं अनुसूची में, और यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद का कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो भारत की न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब क्या किया? अब सरकार लैंड से रिलेटेड, भूमि को हस्तांतरित करने से रिलेटेड या भूमि पर अधिग्रहण करने से रिलेटेड कोई भी कानून अगर लाएगी तो वह 9वीं अनुसूची में रख देगी, और 9वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती? उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। तो अब सरकार ने थोड़ा स्मूथ वे निकाला कि यह तरीका ठीक है जमीन को लेने का, है ना, और लोगों को, भारत को डेवलप करने का। नीयत अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी थी। नीयत क्या थी? डेवलपमेंट करने की। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे सरकार की यह नीयत बिगड़ने लगी। और कैसे बिगड़ने लगी? अब सरकार, पहले तो कौन सा था? केवल भूमि संपत्ति संबंधी कानूनों को, संपत्ति से संबंधित कानूनों को ही 9वीं अनुसूची में डाला जाता था। अब बाद में सरकार यह करने लगी कि कोई भी ऐसा वैसा कानून लेकर आती, और सरकार अगर ये चाहती कि यार सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट कर सकती है ना, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता। तो ये तो सरकार ने एक लूप होल निकाल लिया बाईपास करने का सुप्रीम कोर्ट को। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इस पे बातें उठने लगी, और जब 1974 में 1971 24 अप्रैल 1971 71 केशवानंद भारती में फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, है ना, कि सरकार उसको नहीं कर सकती, और बहुत सारी बातें हुई। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि हो तो होलोहान वाद में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 9वीं अनुसूची को भी अब क्या किया जा सकता है? 90th अनुसूची को क्या किया जा सकता है? रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू कब से करेंगे? 24 अप्रैल 1971 तक जो कानून डाल दिए गए इसमें उनको पड़े रहने दो, उन पर कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन 24 अप्रैल 1971 के बाद में जो कानून डाले गए, अगर वो नागरिकों के अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको रद्द किया जा सकता है ना। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 2018 की स्थिति क्या थी? अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए तो उन कानूनों की वैधता को न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए ये गलत हो गया। सॉरी, मुझे ये समझाना बहुत जरूरी था। अगर मैं केवल ये बोल के निकल जाता कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है तो मजा नहीं आता, आपका बेसिक पार्ट तैयार नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि हम केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करें, हम प्रॉपर सब्जेक्ट को डिस्कस करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड बनाएं। बस इतना इरादा मेरा है, और इसके बिना प्रीलिम्स मुश्किल हो जाता है दोस्तों। आपका वे टू प्रीलिम्स है ये सेशन, यकीन मानिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक सही है, दूसरा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी बातें हो गई। आईआर कोहिलोवाद में मैंने क्या बोला? क्योतो होलोहान, आईआर कोहिलो वाद, है ना, शायद मैंने क्योतो होलोहान बोला हो, तो आईआर कोहिलो ध्यान रखना 2007 में 24 अप्रैल, हाँ 73 दोस्तों, इसको भी ठीक कीजिएगा, मैं इसी में कंफ्यूज हो रहा था। 24 अप्रैल में 71 बोल गया, लेकिन मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था, 73 था, है ना। यहां पर इसको भी ठीक कीजिएगा, बस बाकी सारी बातें आपकी ठीक है। 2 जगह मैंने लिखा था शायद 73 यहां पर, तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1973 की बात है। डेट्स कभी कभी इधर उधर हो जाती है, डजंट मैटर। समझ आया कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th 1978 में उसको हटा ही दिया गया, है ना, अनुच्छेद 31 को।
कि भाई उसको फिर 300A में डाल दिया गया कि इसको अधिकारों की सूची से ही बाहर निकालो, मामला खत्म करो इसका। ठीक है, तो ये वाली बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? देखिए ये क्या कह रहा है, यह किसी बैंक के द्वारा, एमडीआर भी इसको कहते हैं ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। पहला ऑप्शन यह कह रहा है कि बैंक के द्वारा व्यापारी को दिया जाता है, व्यापारी को भुगतान किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है ना। लेकिन मैं आपको इजी बात बताऊं, आपने देखा होगा जब हम बड़े शहरों में, मॉल्स वगैरह में या थोड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं तो आपको कार्ड यूज करने वाली मशीनें मिलती हैं, है ना, ताकि आप वहां पर कार्ड से पेमेंट कर पाए। आजकल तो यूपीआई चल गए, मामला बहुत आसान हो गया, लेकिन अभी भी देखते हैं, और एक टाइम पर जब यूपीआई इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था तो हम देखते हैं कि मशीन्स होती थी कार्ड यूज करने को लेकर। उन मशीन्स को बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, है ना। तो इन मशीनों से जब आप कार्ड यूज करके पेमेंट करते थे तो इन मशीनों की सर्विस आपको कोई बैंक ही देता होगा, है ना, इन मशीनों की सर्विस कोई बैंक ही देता होगा। तो ये जो सर्विस आप लोग लेते थे, आप लोग मतलब व्यापारी लोग ये जो सर्विस लेते थे, तो इस सर्विस के लिए उन्हें एक कुछ निश्चित प्रतिशत का भुगतान बैंक को करना पड़ता था, है ना। व्यापारी कई बार इसको लेने से बचते भी थे क्योंकि उनका भुगतान, कई बार सेल्स कम होती थी और भुगतान उससे ज्यादा मतलब उनका प्रॉफिट उतना हो ही नहीं पाता था, है ना। सेल से ज्यादा तो भुगतान नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप जितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका 0.1% आपको क्या होगा, एमडीआर होगा, इस तरह की कोई रेट्स होती थी। तो भुगतान व्यापारी को करना पड़ता था, ना कि बैंक के द्वारा व्यापारी को किया जाता था। तो बस इतनी सी बात पता होगी तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। क्या कह रहा है, तो पहला आपने गलत कर दिया क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि बैंक के द्वारा व्यापारी को भुगतान किया जाता है। नहीं 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 नहीं, बैंक के द्वारा नहीं, व्यापारी के द्वारा बैंक को। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। ये तो कैशबैक ऑफर हो गया जो ये बात कर रहा है बी ऑप्शन में, वो तो कैशबैक होता है ना कि भाई आप एचडीएफसी के कार्ड से अगर कुछ खरीद रहे हो तो एचडीएफसी आपको 5% का कैशबैक देता है, ये तो वो हो गया। तो ग्राहकों को बैंकों के द्वारा नहीं दिया जाता, सही बात है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है, बैंक के द्वारा व्यापारी पर लगाया जाने वाला शुल्क है। बात ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। यहां पर इसने पॉइंट ऑफ सेल नाम देकर एस्पायरेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन बात ये वही कह रहा है कि बैंक के द्वारा भुगतान किया जाता है। और अगर आपको इतना पता होता है कि भुगतान बैंक नहीं करता, व्यापारी करता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके गलत होके सी आपका सही उत्तर निकल जाता है दोस्तों, एमडीआर। तो इकोनॉमी के ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, नई नई जो अवधारणाएं आती हैं, इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, समझ गए। चलिए, सही बात है, हमने सारी कर ली, पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ ये अच्छा है। किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी सदस्य बनने का क्या परिणाम होगा? अगर कोई देश किसी एनएसजी का सदस्य बनता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति, कोई देश एनएसजी से जुड़ता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से, तो न्यूक्लियर पावर को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर जितनी भी नई नई प्रौद्योगिकियां आई हैं, जितनी भी नई नई तकनीकें आई हैं, उन तक आपकी पहुंच हो जाती है। ये बात ठीक है। एनएसजी ग्रुप लगभग 48-50 देशों का एक ग्रुप है ना, और यह
उन देशों का ग्रुप है जो एनएसजी न्यूक्लियर की सबसे नवीनतम प्रौद्योगिकियों को फिर अपने सदस्यों के बीच में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चाइना इसका पार्ट है और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, तो चाइना ने क्या किया, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी बना ली, तो चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान को और इसके अदर जो सदस्य होंगे उनको इस टेक्नोलॉजी से अवेयर करवा देगा कि यार हमने न्यूक्लियर पावर को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर ये डेवलपमेंट किया है, आप भी इसको अपना सकते हैं। इस तरह का एक ग्रुप है, समझ गए बात को। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता है ना, नाभिकीय सप्लाई। वह देश जो इसका सदस्य बनता है एनएसजी का, वह स्वयं ही नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य बन जाता है। यह बात एकदम गलत है। ऐसा नहीं है कि जो सदस्य एनएसजी का सदस्य बन जाता है वह एनपीटी का भी सदस्य बन जाता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि भारत चाह रहा है कि हम एनएसजी के सदस्य बन जाए, 2016 से भारत चाह रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा, और एनपीटी को भारत ने खुद नहीं रिजेक्ट किया हुआ है ना। लेकिन चाइना जैसे देश क्या करते हैं, भारत का सदस्य बनने में अड़ंगा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है, अभी एनपीटी को, इसने ट्रीटी को नहीं किया है, तो इनके पास सीधा सा ये बहाना मिल जाता है कि एनपीटी को साइन करो, उसके बाद में एनएसजी में आने देंगे। और एनएसजी क्या है, एनएसजी सर्वसम्मति से लिया जाने वाला एक ग्रुप है, यानी इसमें जो डिसीजन लेते हैं सभी देश अपनी सम्मति से लेते हैं, सहमति से। अगर किसी ने मना किया तो कहीं ना कहीं वो फिर रिजेक्ट हो जाता है उसका प्रस्ताव। इसलिए चाइना, भारत ने कई बार कोशिश की, भारत लगातार कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत को वेव ऑफ भी मिला। 2018 में हमें, 2008 में हमें फैसिलिटी मिली कि चलिए कुछ टाइम के लिए एनएसजी आपको नई नई टेक्नोलॉजी तक क्या देगा, हस्तक्षेप करने देगा, वहां तक आपको पहुंच प्रदान करेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक सदस्य हमको नहीं बनने दिया है दोस्तों। तो ये वाली बात है, तो ये वाला गलत है, इसका दूसरा गलत है, पहला सही है ना। तो ए आपका सही उत्तर होगा 7वें का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे एनएसजी की सदस्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़िएगा, बात मैंने सारी आपको समझाने वाली यहाँ पर कर दी है। देखिए 2008 में एनएसजी से एक समय के लिए मिली छूट के कारण भारत वैश्विक बाजार से ऊर्जा संयंत्र खरीद तो सकता है, किंतु फिर भी एनएसजी का सदस्य नहीं होने के कारण भारत की कई प्रकार की नवीन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच नहीं है। समझ गए। एनपीटी वाला मामला फिर अलग है, एनपीटी और सीटीबीटी के बारे में, इसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, अप्रवासी सत्वों द्वारा, देखिए क्वेश्चन इजी है ये, इसकी लैंग्वेज टफ है, इसकी जो लैंग्वेज है ये टफ बना रही है इसको, है ना, हिंदी में। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज कभी समझ में ना आए तो क्वेश्चन को स्किप करने से पहले उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना, तो शायद चीजें आपको हो सकता है क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, है ना। क्या कह रहा है मैं समझाता हूं। अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो देखिए जैसे गूगल है, क्या गूगल का हेडक्वार्टर भारत में है? नहीं। आईफोन की एप्पल है, क्या एप्पल का हेडक्वार्टर भारत में? नहीं। ट्विटर थी पहले, अब एक्स हो गई, क्या एक्स का हेडक्वार्टर भारत में? नहीं। फेसबुक थी क्या है, क्या फेसबुक का हेडक्वार्टर भारत में? नहीं। इंस्टाग्राम, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत में है तो नहीं, लेकिन क्या वो भारतीय कंपनियों के विज्ञापन नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या वो भारत से विज्ञापन दिखाकर पैसा नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। तो जब वो भारत से पैसा कमा रहे हैं और विदेशों में वो स्थापित हैं, तो भारत से पैसा जो उन्होंने कमाया है उसके ऊपर सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाना चाहिए था या नहीं लगाया जाना चाहिए था? लगाया जाना चाहिए था। लेकिन 2017 से पहले ये कंपनियां क्या कर रही थी, पैसा कमा तो रही थी, लेकिन चूंकि इनका हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश में था तो वहां पर ये क्या करती थी, पे करती थी टैक्स वगैरह, और भारत में वो कुछ भी पे नहीं करती थी, जबकि पैसा भारत से कमा रही थी। तो सरकार ने ऐसी कंपनियों पर 6% समकरण कर, यानी इसको कहते हैं इक्विजेशन, है ना, इक्विजेशन लेवी, तो सरकार ने ऐसी कंपनियों पर 6% का टैक्स लगाया था कि आपको समान रूप से 6% टैक्स देना पड़ेगा जो आप भारत से कमाते हो। ठीक है, ये वाला सारा मुद्दा था।
तो ये कह रहा है कि यह टैक्स आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। तो देखिए व्यापारिक कंपनियों पर, पहली बात तो व्यापारिक कंपनियों पर आयकर अधिनियम का वो मामला लगता नहीं है, ये तो इनकम टैक्स की बात है ना। ये यहाँ पर लगता है कॉरपोरेट टैक्स वाला, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स का लगेगा, हालांकि ये आयकर अधिनियम का ही एक भाग है। लेकिन ये जो इक्विलाइजेशन लेवी थी, इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में चेंज नहीं किए थे, इसके लिए सरकार ने एक अलग कानून लाया था, एक अलग कानून लेकर आई थी सरकार, और इसके आधार पर यह टैक्स आरोपित किया गया था। तो यह बात आपकी हो गई गलत। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व, अप्रवासी सत्व का मतलब ये कंपनियां हैं, है ना, जो भारत में रहती नहीं है लेकिन भारत से कमाई कर रही हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना। अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। देखिए अगर हम यह इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत लाते तो हमारा कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन से बचाव के लिए एक एग्रीमेंट हो रखा है। तो उससे क्या मिलता है, अगर दोनों देशों में सेम चीज पर टैक्स लग गया तो किसी एक देश से वहां पर क्रेडिट कर दिया जाता है, एक ही जगह पर टैक्स लगता है। लेकिन चूंकि हमने इसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया था, इसलिए यह डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के अंदर, अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA कहते हैं इसको, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत भी नहीं आता, और इसके अंतर्गत नहीं आता तो ये क्रेडिट करवा नहीं सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो डी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इक्विलाइजेशन लेवी की बात कर रहा है, देखो इक्विलाइजेशन टैक्स 2016 में शुरू हुआ है ना, ये सारी बातें हैं हमने कर ली। चलिए इसे लेवी भी कहते हैं, टैक्स, अगर लेवी भी आप नाम सुने तो टैक्स का ही मतलब है, समझिएगा, ठीक है। हाँ, FRBM अधिनियम 2003 में आया था दोस्तों, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट 2003 में आया था, ठीक है। और 2017 में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिनके अध्यक्ष थे NK सिंह। तो NK सिंह समिति आई थी 2017 में। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना, तो किससे संबंधित थी, FRBM एक्ट की समीक्षा से रिलेटेड यह थी। तो उसी समिति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इन समिति ने किस तरह की सिफारिशें की है उसके बारे में। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन कहते हैं दोस्तों रिपोर्ट को, है ना। समीक्षा समिति की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई है उनमें से एक यह है कि वर्ष 2023 तक केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण से GDP का अनुपात 60% रखा जाना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार का के लिए 40% और राज्य सरकारों का 20% हो। आसान भाषा में समझाता हूं, देखिए हमारी GDP हम मापते हैं, हर साल GDP की गणना करते हैं, और हम यह भी देखते हैं कि सरकार के ऊपर लोन भी होता है, सरकार के ऊपर ऋण भी होता है, क्योंकि सरकार क्या करती है, जितना इनकम आती है सरकार को, जितना रेवेन्यू गैदर करती है उससे ज्यादा का बजट बनाती है, ताकि अपनी आर्थिक क्रियाओं को एक्सपेंड किया जा सके और भारत में गरीबी निर्धनता को दूर किया जा सके, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो जितना रेवेन्यू आता है, जब उससे ज्यादा के लिए आप बजट बना रहे, तो जितना ज्यादा के लिए बजट बना रहे उतना आपको लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये नापा जाता है कि सरकार के ऊपर लोन कितना है, और इस लोन को नापा जाता है GDP के रेस्पेक्ट में, GDP के रेस्पेक्ट में नापा जाता है। तो इसको आप कहते हैं लोन टू GDP रेशियो, है ना, ऋण GDP अनुपात। फॉर एग्जांपल, अगर आपके देश की GDP 100 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ है, और आपके देश का ऋण, आपके सरकार के ऊपर ऋण 20 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़, तो ये आप देखेंगे कि GDP 5 गुना है और लोन 1 गुना है, 1:5 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कितना अच्छा रेशियो है, लेकिन हमारी सरकार का ये जो ऋण का रेशियो है बहुत ज्यादा है। आप देख के चलिए 80% से भी ज्यादा का ऋण है, जितनी हमारी GDP है उससे लगभग 80% के आसपास हमारी सरकार के ऊपर लोन है।
तो एनके सिंह समिति ने कहा था कि सरकार के ऊपर ये जो 80% के आसपास का ऋण है जीडीपी के सापेक्ष, जीडीपी के रिस्पेक्ट में, इसको हमें घटाकर 60% पर लाना चाहिए। यानी हमारी सरकार पे 100 करोड़ की अगर हमारी जीडीपी थी 100 लाख करोड़ की, तो सरकार का कर्जा था 85 लाख करोड़, है ना। तो एनके सिंह समिति ने कहा कि इसको 60 लाख करोड़ पर लेकर आओ, और इस 60 लाख करोड़ में केंद्र सरकार का कर्जा 40% होना चाहिए, यानी 60 को ऐसे बांटो 40 और 20, यानी 40 लाख करोड़ तक केंद्र सरकार का कर्जा हो और जो राज्य सरकारों का कर्जा हो वो 20 लाख करोड़ तक हो। इस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए हमारे इसको। देखिए इसका नाम क्या है, राजकोषीय दायित्व। ऐसा नहीं है सरकार अंधाधुंध कुछ भी नीति बना रही है, फिस्कल पॉलिसी। सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए अपनी फिस्कल पॉलिसी को लेकर, है ना। तो ये बिल्कुल ये सिफारिश दी थी एनके सिंह समिति ने, तो ये बात ठीक है। फिर क्या कह रहा है, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयताएं हैं। ये कह रहा है कि हमारे जीडीपी का कितना परसेंट घरेलू ऋण है, मतलब अंदर के लोगों से ही लिया हुआ है, लोगों से लिया हुआ है, भारतीयों के अंदर से ही लिया हुआ है ना, हमने विदेशों से नहीं लिया। तो ये ऑप्शन गलत है। लगभग इतना राज्यों का है, 23-24% के आसपास, और 50% के आसपास केंद्र सरकार का है। इसने उल्टा करके पूछ लिया है ना, केंद्र और राज्यों के लिए इसने राज्यों का 50% बता दिया और केंद्र का 21 बताया। ये उल्टा रेशियो करके इसने पूछ लिया, तो दूसरा गलत है। सरकार के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल कोई राज्य है, जैसे राजस्थान है, मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान केंद्र सरकार से पहले से लोन ले रखा है ना, 5,000 करोड़ का लोन ले रखा है, ठीक है। अब राजस्थान चाह रहा है कि यार मुझे 1 लाख करोड़ रुपए के लोन की और जरूरत है। पहले भाई 1 लाख ज्यादा हो गया क्या, क्योंकि 5,000 है, मुझे लगा 50,000 है, 10,000 करोड़ देख कर लेते हैं। राजस्थान कह रहा है 10,000 करोड़ का लोन लेना है, तो पहले भाई या तो केंद्र सरकार का ये 5,000 का चुका, या फिर केंद्र सरकार से अनुमति लेके भाई 5,000 का आपका है तो क्या मैं 10,000 का और ले सकता हूं क्या, है ना। ये हमारे संविधान के 293 अनुच्छेद में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ये बात ध्यान रखा करो, संविधान के अनुसार। हो सकता है ये किसी एक्ट में लिखा हुआ होता तो ये वाली बात गलत हो जाती। संविधान में लिखा हुआ है क्या, हाँ संविधान में लिखा हुआ है, तो तीसरा भी हमारा क्या है, ठीक है। यानी पहला और तीसरा आपका एकदम ठीक उत्तर है, दूसरा आपका गलत है। सी आपका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसको पढ़ लेंगे, सारी चीजें हमने बता दी। देखो केंद्र सरकार के लिए 46.1% था और राज्यों के लिए 23.2%, तो ये उल्टा करके कहीं ना कहीं लिखा है 293(1) 293(3) में, है ना। ये सारी बातें लिखी हुई है। केंद्र सरकार से पहले से मंजूरी लेना क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है। चलिए 10वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, 20 क्वेश्चन करेंगे। मुझे लग रहा है बोर नहीं हो रहे होंगे आप, मजा तो आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ऐसे ही करना होता है पीवाईक्यू का एनालिसिस, समझ गए। हाँ, और अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है, हिंदी मीडियम वाला तो बहुत ही नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते। तो बस हम इसीलिए हैं आप लोगों के लिए, सेवा दे। चलिए पिछले 5 वर्षों में, अब देखिए इस तरह की बातें, ये जो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन है यूपीएससी पूछता है और इकोनॉमी से रिलेटेड ही पूछता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिछले 5 वर्ष, 2018 का पेपर है, पिछले 5 वर्ष की बात करेगा तो 2013-14 की बात कर रहा है ना। तो अब उस टाइम का रेशियो आपको पता होगा नहीं होगा, अभी इसको आप करंट बेस्ड क्वेश्चन समझकर करिए। लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में पिछले 5 सालों या पिछले 1 दशक का ट्रेंड समझते हुए चला करिए, है ना। समझते हुए चलेंगे तो अगर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको क्रैक कर लेंगे, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। यानी कि हम पिछले 5 सालों में जितना घरेलू उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा हमारी आयात करने की मात्रा लगातार रही है पिछले 5 वर्षों में। 2018 में यह कथन एकदम ठीक था। सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। आपको लग गया होगा ना ये तो गलत है,
सरकार अगर बाहर से किसी चीज को आयात कर रही है तो उस पर सीमा शुल्क लगाए, ऐसा मुमकिन नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि सरकार जब कोई चीज आयात करती है तो वह यह भी तो देखती है कि उस चीज से संबंधित हमारे घरेलू उद्योग भी तो हैं, और अगर हम सीमा शुल्क वगैरह नहीं लगाएंगे तो कहीं हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अगर नुकसान पहुंचेगा तो क्या मतलब आयात करने का, हम तो हमारी अर्थव्यवस्था का खुद ही नुकसान कर रहे हैं। तो सरकार हमेशा सीमा शुल्क लगाने का निर्णय करती है, और कभी भी किसी भी प्रकार का, है ना, तो ये एक एक्सट्रीम हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल पहला आपका सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो ये सारी बातें हैं, देखिए 2013 से 18 की बात है, 12-13 के बारे में बात कर रहा है। तिलहन उद्योग में भारत विश्वव्यापी उत्पादन के में लगभग 10% योगदान के साथ एक प्रमुख स्थान रखता है, किंतु खाद्य तेलों की मांग घरेलू उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है। तो इस वजह से, और फिर आपने देखा सरकार घरेलू तेल पेराई उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क आरोपित करती है। दो प्रमुख खाद्य तेलों कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल तथा कच्चे कैनोला, रेपसीड या सरसों के तेल पर 25% तक सीमा शुल्क लगाया जाता था 2018 में। ठीक है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल पर 30% तक सीमा शुल्क था, है ना। 2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर आधार शुल्क 32% से घटाकर 17.5% कर दिया गया। रिफाइंड पाम तेल पर आधार शुल्क 17.5% से घटाकर 5.5% कर दिया गया। शुल्क की इन दरों को 31 मार्च 2024 से तक बढ़ा दिया गया था। भाई 2024 तक ये दरें थी। अभी के लिए जब आप 26 में, 27 में या 28 में एग्जाम देंगे तो एक मतलब एग्जाम से पहले आप इन चीजों को अपडेट करके जाएंगे। ठीक है, अपडेट करके जाएंगे। चलिए, हाँ, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने मेजिनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कौन थे? क्या वे अरविंदो घोष थे, क्या वे बिपिन चंद्र पाल थे, या मोतीलाल नेहरू थे, या हमारे लाला जी पंजाब केसरी थे? तो ये लाला लाजपत राय जी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रमुख बुद्धिजीवी, एक विपुल लेखक, कई रचनाएं लिखी, अनहैप्पी इंडिया लिखी, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन लिखी, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखी, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया लिखी, और लोकप्रिय जीवनियों की श्रृंखलाएं भी इन्होंने लिखी। मेजिनी, गेरिबाल्डी और शिवाजी की जीवनियां 1896 में प्रकाशित हुई, जबकि दयानंद सरस्वती और श्री कृष्ण की जीवनियां 1898 में प्रकाशित हुई, है ना। उन्होंने पंजाब के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से मेजिनी और गेरिबाल्डी का चयन किया। वह चाहते थे कि उनके मन को इतना प्रभावित करने वाले इतालवी नेताओं की शिक्षाओं से देशवासी परिचित हों। 1926 में स्वराज पार्टी में शामिल हुए, केंद्रीय विधानसभा में पार्टी के उपनेता चुने गए। इसके बाद अगस्त 1926 में स्वराज पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया, और जब 1927 में किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन फरवरी 1928 में जब भारत पहुंचा तो लाहौर में उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, और इस विरोध प्रदर्शन में दोस्तों जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल होने के कारण हमारे पंजाब केसरी का, हमारे लाला जी का निधन हो गया। और उसी चीज ने भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों में गुस्से को भरा और उन्होंने फिर से हथियार उठाए, है ना। तो लाला लाजपत राय का निधन ऐसे होता है 1928 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को हमारे भारत में जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, आधार कार्ड को जारी करने वाली जो अथॉरिटी है UIDAI, है ना, उस अथॉरिटी ने साफ किया है, भारत की सरकार ने साफ किया है कि जो आधार कार्ड है वह नागरिकता का या अधिवास का, नागरिकता का तो प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं है ना, नागरिकता का प्रमाण पत्र उसे नहीं माना गया है। तो पहला आपका गलत है।
एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। यार आप सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जो जारी करने वाली संस्था है, जो सबसे बड़ा प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, वो तो अगर चाहे तो उसको वापस ले सकती है ना, उसको डीएक्टिवेट कर सकती है ना। तो ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है, गलत है। ठीक है, तो दोनों ही बातें इसके बारे में गलत है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों बातें यहां पर देखने को मिल जाएगी। आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से इसका नाम है। लुप्त या निष्क्रिय इसको किया जा सकता है ना। और 2016 में यह अधिनियम आया था। इसके आधार पर संख्या का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, अब देखिए ये हाल में, ये हाल का मतलब है 2018 का हाल है ना। कौन सा अत्यधिक सूख गया है या छोटा हो गया है, संकुचित हो गया है? तो अरल सागर के बारे में हमने इस टाइम पीरियड पर काफी सारे रिपोर्टें सुनी थी कि जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक झील हुआ करती थी, तो वो एकदम सूख कर क्या हो गई, वो छोटा सा हिस्सा उसका बचा, वो छोटी सी झील वो रह गई। तो अरल सागर, काला सागर देखो दोस्तों अपने आप में काफी बड़ा एक सागर है, इसके सूख कर छोटा होने का मतलब में इतना ज्यादा वो मुद्दा है नहीं। बेकाल झील जलवायु वाली नीतियों से काफी प्रभावित रही है, लेकिन इस टाइम पीरियड पर यूपीएससी ने केवल एक को आंसर माना, केवल अरल सागर को लेकर ये बातें मानवीय क्रियाकलापों की वजह से देखने को मिली कि ये सूख गई है ना। तो केवल एक इसमें हमारा आंसर है। पिछले 50 वर्षों में अरल सागर अपने मूल आकार से 75% संकुचित हो गया। इसका मुख्य कारण आसपास के क्षेत्रों में इसके जल का कृषि कार्यों के लिए उपयोग है। 1960 के दशक में इसकी गहराई 68 मीटर थी, वर्तमान में यह घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई है। 1962 के पश्चात बेकाल झील का जलस्तर 11 बार जोखिमपूर्ण निशान से नीचे चला गया। इसी प्रकार अरल सागर अत्यधिक तेजी से सूख रहा है, जबकि बेकाल झील में अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति देखी गई है। इसके संकुचन की तुलना अरल सागर से नहीं की जा सकती, इसलिए केवल अरल सागर को ही हमने सही उत्तर दोस्तों माना है। हमने मतलब यूपीएससी। ठीक है, हाँ। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी कोई इंडेक्स जारी किया जाए, जब भी कोई इंडेक्स देखूं, मेरा दिल ये बोले किसने जारी किया है ना। जब भी कोई इंडेक्स देखूं, मेरा दिल ये बोले किसने जारी किया है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई इंडेक्स देखें, आपका दिल बोलना चाहिए किसने जारी किया, भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप रैंकर्स कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, है ना, इसको जारी करने के। तो आपका दिल ये सब बोलना चाहिए जब भी आप कोई इंडेक्स देखें। तो दोस्तों विश्व न्याय परियोजना, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी विधि का नियम सूचकांक से पता चलता है कि विश्व भर में आम जनता द्वारा विधि के शासन को कैसे अनुभव किया जाता है और कैसे समझा जाता है। यह विधि के शासन पर मूल और स्वतंत्र डेटा के लिए विश्व का अग्रणी स्रोत है। 8 कारकों के आधार पर देशों के विधि के शासन के प्रदर्शन का आकलन करता है। सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, पारदर्शी सरकार, मूल अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। ठीक है, इन सब के बारे में 2022 में रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का स्कोर 0.5 था। वैश्विक स्तर पर भारत 140 देशों में से 77वें स्थान पर था। जब भी एग्जाम देने जाएंगे अपडेट करके जाएंगे दोस्तों, अपडेट करके जाएंगे। ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो हमें हमेशा तैयार ही रखने होते हैं, है ना। इनको अपडेटेड रखेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो हमारे 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, बस इसलिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो देखिए दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा एनपीसीआई जिसे आप कहते हैं ना, एनपीसीआई, तो इसका उत्तर ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो देखो ये सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, ये प्रतिभूतियों की बात कर रहा है, तो ये एटीएम को क्यों जोड़ेगा? समझ रहे हो बात को। भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन करता है, रेगुलेट करता है,
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारा संचालन यही करता है, नहीं। और भारतीय बैंक एसोसिएशन एक अलग बॉडी होगी आपकी। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सी। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ लेंगे तो आप ज्यादा इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। बिल्कुल, CAR बैंकों की पूंजी का एक प्रतिशत होता है, एक प्रतिशत होता है जिसे बैंक अपने पास बुरे समय के लिए रखते हैं, ऐसा समझ लो, बुरे समय से निकलने के लिए रखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकों ने जो लोन दिया है उन लोन का एक बड़ा परसेंटेज अगर डूब रहा हो तो उस परसेंटेज को कंपनसेट करने के लिए ये जो CAR है ये काम आता है दोस्तों। ये CAR क्या आता है, काम आता है। और CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है, नहीं दोस्तों। पहली बात, अगर विश्व स्तर पर देखें तो ये बेसल मानकों के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। बेसल मानक अपने हिसाब से कुछ 8% 10% का मानक निर्धारित करते हैं, और फिर सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, उन केंद्रीय बैंकों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि हमारा CAR, कार भी इसे कहते हैं, CAR कितना होगा। तो दूसरा गलत स्टेटमेंट है, पहला आपका एकदम ठीक है, ए आपका सही है, और बी जो है ये बाकी के आपके क्या है, गलत है। बी आपका सही नहीं है, दो आपका सही नहीं है। यहां पर आप देखेंगे फिर ये और भी कुछ अलग रेशियो है, जैसे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है, ऋण जमा अनुपात है, लागत आय अनुपात है, इनको भी आप देख लेंगे, है ना। कहां मिलेगी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम पर। कहां पर, टेलीग्राम। चलिए, पहचान प्लेटफॉर्म आधार ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है ना। आधार आपको ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका मतलब क्या है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, और परितारिका यानी हमारी जो आइरिस होती है, आंख की जो पुतली होती है, इसका प्रयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। ओपन एप्लीकेशन, ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आजकल आप देखते हैं अगर बैंकों में खाता खोलना है तो बैंकों में आधार से क्या करना पड़ेगा, आपको KYC करवानी पड़ेगी, आपका सत्यापन करवाना पड़ेगा। और ये सत्यापन कैसे होगा, बैंक अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर आपके आधार को कनेक्ट करेगा तो आपका सत्यापन हो जाएगा, या फिंगर लगवाएगा सत्यापन हो जाएगा, आइरिस लगवाएगा सत्यापन हो जाएगा, है ना। तो इसे तो ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। सभी के लिए जो भी आपके आधार को सत्यापित करना चाहें वहां पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। दोनों ही बातें इसकी ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। यहां पर आप देखेंगे आधार सत्यापन API ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉल और रिट्रीव फंक्शन वाला एक सरल API है। यह एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है जिसके माध्यम से ग्राहक का आधार नंबर और OTP डालकर आवश्यक KYC जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। यही तो मैं सारी बातें आपको कह रहा हूं, सारी बातें ठीक है। कैसे होगा प्रमाणीकरण, जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हो जाएगा, OTP आधारित प्रमाणीकरण हो जाएगा, बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण हो जाएगा, बहुकारक प्रमाणीकरण हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए, हाँ, लास्ट 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, सेशन बहुत ज्यादा लंबा तो आई थिंक नहीं हुआ। शुरू के क्वेश्चन में जहां पर समझाने की आवश्यकता ज्यादा थी मैंने कोशिश की समझाएं। देखिए, मैं क्वेश्चन में आऊं और इसका उत्तर लगा के चला जाऊं और आप फिर आपका मतलब क्या है, ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना यार। इसके पेरिफेरल कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर पाए तो मजा है, है ना, तो मजा है।
तो चलिए बिल्कुल हाल में यानी 2018 में बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। तो दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो नहीं लेकिन करंट बेस्ड क्वेश्चन है। वर्तमान में आप इससे रिलेट कर नहीं पाएंगे। वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, ईरान इजराइल मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए। ईरान इजराइल और यूएसए इस मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए। वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, आपको रशिया यूक्रेन वाले मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए। रशिया यूक्रेन। वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए, वर्तमान में आपको इजराइल फिलिस्तीन वाले मुद्दे को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या करें सर, इसके अलावा अफ्रीका में जितनी तानाशाही है, जहां पर गृह युद्ध चल रहे हैं, जहां पर कोई भीषण रोग का प्रकोप है, इन सब के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। अभी ये करना चाहिए, समझ गए, अभी आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो यमन और दक्षिण सूडान इसका उत्तर था दोस्तों, डी इसका सही उत्तर था। आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 1854 चार्ल्स वुड भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण को लेकर पहला प्रयास, जिसने ब्रॉडर एस्पेक्ट में शैक्षिक नीतियों के बारे में बात की। क्या चार्ल्स वुड ने कहा था कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। चार्ल्स वुड ने यह कहा था कि यार आप जो सरकारी स्तर पर जो शिक्षा में सुधार करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये इनफ है। और अगर ये इनफ नहीं लग रहा है तो जो लोग निजी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, निजी प्रयास चल रहे हैं, उनको ही पैसा प्रोवाइड करवा दो, उनको ही अनुदान प्रोवाइड करवा दो, है ना, अनुदान के बारे में। तो ये बात कही थी चार्ल्स वुड ने, ये बात ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। चार्ल्स वुड ने कहा कि यार आपके लंदन में जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, उसी की तर्ज पर कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी खोलो। ठीक है, बच्चों को पढ़ने दो, यूनिवर्सिटी ओपन करो। तो 1857 में आपको ये यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश नहीं। चार्ल्स वुड ने कहा था कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक एजुकेशन है, वो हमारी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, या हम कहें हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। और जब आप उच्च शिक्षा की तरफ जाएं तो उच्च शिक्षा आपकी अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। तो तीसरा गलत है दोस्तों, पहला और दूसरा ठीक है। ए आपका सही उत्तर इसमें था, बाकी तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं था। सही बात है, यहां पर आप देखेंगे पूरा चार्ल्स वुड्स डिस्पैच पूरा, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा को कहते हैं महाअधिकार पत्र। ठीक है, कभी ये बेतुका सा नाम भी आपको मिले अगर, तो घबराना नहीं है ना। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, जो मैकाले का था, मैकाले लेकर आया था, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, है ना। गांवों में स्थानीय भाषा के प्रारंभिक विद्यालयों की बात की, एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल की बात की, और मान्यता प्राप्त कॉलेज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों का प्रावधान करने की बात इसने की। क्या किया, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम, विद्यालय स्तर पर स्थानीय भाषा। ठीक है, महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया। इसमें कहा गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की सिफारिश की गई। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, है ना। इन विश्वविद्यालयों को लंदन
विश्वविद्यालय के अनुरूप बनाया जाना था। इनमें एक सीनेट होनी थी जिसमें चांसलर, एक कुलपति और सरकार के द्वारा नामित अध्येता शामिल होने थे। सीनेट के द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सफल उम्मीदवारों को डिग्रियां प्रदान की जानी थी। विश्वविद्यालय न केवल अंग्रेजी बल्कि अरबी, संस्कृत और फारसी के साथ साथ विधि और सिविल इंजीनियरिंग के विभागों को भी व्यवस्थित करना था। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इस बात की समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियमन, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। यानी जो नियम, उपनियम कार्यपालिका को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं कि आप इनको क्या करो, डेलीगेशन कर लो, है ना, उनके अंतर्गत आप नियम बना लो और उनको क्या करो, अप्लाई करो। तो इसकी पालन, देखिए कानून बनाने की, कानून और नियम बनाने की शक्ति तो इवेंचुअली विधायिका के पास है ना, इवेंचुअली विधायिका के पास है। तो विधायिका जनरली क्या होता है, कानून बना देती है। अब इन कानून को बनाने के लिए जो कुछ नियम या उपनियम या विधियां बनानी होती है, उन विधियों के लिए जो आपकी कार्यपालिका होती है उसको कहा जाता है कि आप बना लो और आप बनाकर अप्लाई करो। क्या करना, लास्ट में साल में एक बार आप इन नियमों को संसद से पारित करवा लेना, है ना, डेलीगेशन, प्रत्यायोजन कहते हैं उसे, है ना। फिर लास्ट में संसद उसे पारित कर देती है क्योंकि अधिकार तो ये संसद का है। तो इनका ध्यान कौन रखता है कि ये वाकई में सही, ईमानदारी से वो अपनी शक्तियों के भीतर रहते हुए इनका प्रयोग किया जा रहा है, इसको देखती है। अब देखो, विधान संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, तो बी एक इजी क्वेश्चन मुझे लगता है ये था। अगर आप इसको पढ़कर चारों ऑप्शन को पढ़ते तो आप शायद बिना किसी झिझक के बी को उत्तर करते, भले आपको पता होता या नहीं होता, है ना, मुझे ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सदनों में 15-15 सदस्य होते हैं। 1953 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का सेशन था दोस्तों। फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा, है ना, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अच्छा, मैं इसको ट्राई करना चाह रहा हूँ यार, ये जो लेजर पॉइंट है, तो कमेंट करके बताइएगा क्या ये आप लोगों को दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मैं लिख तो रहा हूँ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 2018 का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है। और जैसे ही हम 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारी अनअकैडमी के ऑफिशियल चैनल पर, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। अभी हम 2026 के बच्चों के लिए MCQs प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। डेली शाम को 5 बजे वो क्लास होती है, आप देखेंगे आपको मजा जरूर आएगा। तो आप वहां पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। शकील अहमद के नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के प्रीशियस सेशंस आपको मिलते रहेंगे। धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करने वाले हैं। बहुत जल्द हम 2027 के लिए, 2027 के लिए एक फुल प्रूफ शानदार और जानदार प्लान भी लेकर आएंगे, जिसमें ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की आंसर राइटिंग को भी हम शामिल करेंगे। तो आज के इस सेशन को इतना ही रखते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।